हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए जीके का फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आज की इस क्लास में हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो सभी विद्यार्थी बेहतरीन ढंग से हर एक सवाल को करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे आपके डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लेवल के सवाल लिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट में ये पूछते हैं कि सर हमको तो लेवल ही नहीं पता है कि इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है ना, तो तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों हम लोग जो हमारे चैनल पे जितने भी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है कंटेंट देने का, वो जितने भी कंटेंट है वो आपके एग्जाम के लेवल का है। तो आप सब लोग तैयार करिए, क्योंकि दोस्तों मैंने एग्जाम 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा, ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखा, तो देखने में तो मिल गया सर कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है और उसी लेवल पे हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो बेहतरीन ढंग से आप सब लोग डेली शाम के 7 बजे आप सभी लोग हमारे साथ डेली लाइव पढ़ा करिए। इसी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। टेलीग्राम से जुड़िए सर, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं कि टेलीग्राम चैनल पे हमारा चैनल है संस्कार लर्निंग, उसको ज्वाइन कर लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का यहाँ पे पहला सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपके एग्जाम में इसी टाइप के सवाल पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैंने ऐड किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है पीपल, ऑप्शन नंबर बी है आम, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, ऑप्शन नंबर डी है बरगद। तो देखिए भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका आंसर बरगद होगा। ठीक है, कभी कभी आपके ऑप्शन में क्या होता है ना, बरगद को हटा करके वट या बर लिख देता है, वट या बर लिख देता है, तो आपका आंसर वट भी होगा ना, इसका दूसरा नाम वट होता है या फिर इसका बर भी नाम है। ठीक है, तो ये दोनों में से, तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहे तो आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे कहता है झूलन गोस्वामी को निम्न में से किस खेल में अवार्ड दिया गया है ना। झूलन गोस्वामी को निम्न में से किस खेल में अवार्ड दिया गया, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। कमेंट में हर एक विद्यार्थी बताएंगे, हर एक विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट में बताइए। देखिए भाई यहाँ पे इसका आंसर अगर आप सभी लोग जानना चाह रहे हैं तो मैं इसका आंसर बताऊं कि ये दोस्तों झूलन गोस्वामी जो है, इनका पूरा नाम है झूलन निशीथ गोस्वामी। ठीक है, ये एक भारतीय क्रिकेटर है और इनको क्रिकेट में दोस्तों अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ध्यान रहे इनको क्रिकेट में अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, इंडियन टीम के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री जिन्हें प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया, यानी कि भारत की ऐसी कौन सी प्रथम महिला अभिनेत्री है यानी एक्ट्रेस है जिसे दोस्तों प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। तो ध्यान रहे कौन है, नरगिस दत्त, कृति शेनॉन, हीरोपंती, मीना कुमारी और ऑप्शन नंबर डी है नूतन। तो देखिए भाई फिल्म फेयर पुरस्कार अंग्रेजी की फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है और यह इस समय समारोह में सिर्फ 5 पुरस्कार रखे गए थे, जिसमें से मीना कुमारी जी को मिला था, ध्यान रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहला तो आपको मिला था सर्वश्रेष्ठ 2 बीघा जमीन, फिर उसके बाद विमल राय, फिर दिलीप कुमार है ना, और फिर उसके बाद मीना कुमारी और फिर नौशाद को मिला था। ये 5 पुरस्कार मिलता था, जिसमें से सबसे पहला महिला को जो मिला था वह थी मीना कुमारी। ओके, अगला सवाल ध्यान दीजिए है ना। मॉडवेट है, यह एक मॉडवेट एक क्या है दोस्तों, टैक्स है। यह मॉडवेट एक टैक्स है, इस बात को ध्यान रखें, लेकिन किस प्रकार का टैक्स है, उत्पाद है, आयकर है या बिक्री कर है। तो देखिए मॉडवेट एक उत्पाद कर है। क्या है मेरे भाई, यह एक प्रकार का उत्पाद कर है। तो आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल जीके में देखने को मिलेंगे, तो इन सभी के सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिए और आंसर करिए सर कमेंट सेक्शन में हर एक विद्यार्थी। चलिए भाई अगला सवाल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सर। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है
प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। जल्दी से हर एक विद्यार्थी बताएंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, प्रसिद्ध खजुराहो की जो गुफाएं हैं यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ध्यान रहे, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और जैन मंदिर है भाई। इस जो खजुराहो की गुफाएं वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और जैन के मंदिर मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला। पाषाण काल को यह प्रदर्शित करता है मंदिर, गुफा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? बांग्लादेश का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1947 में, 1971 में, 1950 में, 1977 में। तो यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा है ना, बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1971 में, है ना। वो भी भारत मदद किया था तब जाकर के हुआ, एक तरह से कहा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी 1971 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से है ना किस महान व्यक्ति को बाबूजी उपनाम से पुकारा जाता है? निम्न में से किस महान व्यक्ति को बाबूजी उपनाम से पुकारा जाता है? जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह, चौधरी चरण सिंह। हाँ जी, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जगजीवन राम जी को, है ना, जगजीवन राम जी को बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है और लोग पुकारते हैं। ठीक है, बापूजी मैंने नहीं कहा, बापूजी महात्मा गांधी को कहा जाता है और बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है सर्वप्रथम बैंकों का एकीकरण कब किया गया? सर्वप्रथम बैंकों का एकीकरण कब किया गया? 1955 में, 1969 में और 1935 में, 1806 में। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम बैंकों का जो एकीकरण हुआ था वह सरकार ने 14 बैंक को किया था। कितने बैंक? तो 14 को बैंक था और जो कि 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 नंबर सवाल का आता है बाजार नियंत्रक प्रणाली किसने आरंभ की? इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे इतिहास से। औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य, शाहजहां। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो आरंभ हुआ था दोस्तों वह दिल्ली सल्तनत में हुआ था। और दिल्ली सल्तनत में उस समय कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी थे, जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लाया। इस बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था मालूम है? ये बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था कि भाई कम खर्च में विशाल सेना का निर्माण किया जा सके, जिससे कोई भी युद्ध हो तो लड़ा जा सके, सर जीता जा सके। तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत आता था। ठीक है, कम खर्च में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? फाहियान, हेनसांग, लॉर्ड डलहौजी, हिटलर। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा मेरे भाई? ध्यान दीजिए, हर एक विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में आंसर बताया करें। ठीक है, हर एक विद्यार्थी यहाँ पे देखो दोस्तों, जो हेन सियांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेन सियांग जो था ये एक चीनी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री जो थे ना वो घूमने आते हैं, वही थे सर हेन सियांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, है ना। भारत ने उसने बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया था, है ना, यानी घूमा था। फिर बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे देखा और अपने यात्रा वृत्तांत में भी नोट किया था। और इसे मालूम है एक और टैगलाइन दिया गया था भारत के लोगों के द्वारा, इसको एक टैग दिया गया था कि यात्रियों का राजकुमार उसे कहा जा गया है। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो हेनसांग को कहा गया है। अगला सवाल है कि लैंगून क्या है? लैंगून क्या है दोस्तों? तो लैंगून एक छिछिला झील है ना। यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का छिछिला झील है, जो कि दोस्तों सागरीय जल द्वारा निर्मित किया गया है ना। सागरीय जल द्वारा एक स्थलकृत निर्मित है। ठीक है। जैसे लैंगून झील में आप देख सकते हैं चिल्का जो कि उड़ीसा में है, पुल्लिकट जो कि आंध्र प्रदेश में है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। वेम्बनद जो कि केरल में है, लैंगून झील है, लैंगून झील के जिसके उदाहरण है। ठीक है,
अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके एग्जाम में इस बार आने के पूरी चांसेस है। कहता है सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया, यानी किस देश ने सबसे पहले अपनी महिलाओं को वोट देने का, है ना, प्रावधान दिया कि आप भी वोट दे सकते हो। ऑप्शन ए है रूस, अमेरिका, ब्राज़ील या न्यूजीलैंड। तो भाई आपको पता होना चाहिए 1893 में, है ना, 1893 में न्यूजीलैंड ने दिया था सर सबसे पहले। 1893 में न्यूजीलैंड ने दिया था कि महिला भी मतदान करेगी। क्लियर है। अगला सवाल यहाँ पे कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है भाई? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबको पता है एशिया है ना जी। हाँ, ध्यान रखना दोस्तों, एशिया है। अगला सवाल है टोटल, आपको पता है। अगला सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहता है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की? भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, नुसरुद्दीन महमूद। तो ध्यान रहे दोस्तों, भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की? तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा भाई? हाँ, ध्यान रखना है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी ने। किसने? मोहम्मद गौरी ने इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कब किया था? तो 1192 में तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें किया था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या कब हुई थी? 1192 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। हाँ जी, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो वह है दोस्तों तमिलनाडु में। बाकी जितनी जगह आपको दिख रही है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगह पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन एक तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? 90 मिनट, 70 मिनट, 60 मिनट और 80 मिनट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी अवधि होती है वो होती है 70 मिनट की, जो कि 35-35 मिनट का चलता है, बीच में ब्रेक लेकर के, है ना। दो टाइम्स में होता है। पहला 35 मिनट का मैच होगा, फिर उसके बाद 35 मिनट का होगा। टोटल जो होता है वह 70 मिनट का होता है मैच। ठीक है, एक मैच। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत का जो संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 14, 18, 16, 22। हाँ जी, इसका आंसर तो हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। 22 भाषाओं को दोस्तों यहाँ पे मान्यता दी गई है, और यह अनुसूची 8वीं में, है ना, यह अनुसूची 8वीं में लिखा गया है ना। संविधान सभा का अनुसूची 8वीं में देखिएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है ना। ऑप्शन ए है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति, यानी कि उपराष्ट्रपति किस चीज़ का सभा का संभालता है? तो जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों वह संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ध्यान रहे वह किसका होता है? तो राज्यसभा का। और याद होना चाहिए, है ना, संसद के अंग 3 है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अंग 3 है, लेकिन अगर सदन की बात करें तो सदन 2 है। सदन 2 है। पहला सभा। अगर सभा की बात करें, संसद की अगर सदन ही बात करें, सदन कितने 2 हैं? एक लोकसभा, एक राज्यसभा, जिसमें से उच्च जो है वह राज्यसभा है, निम्न लोकसभा है। उच्च को कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति, है ना। अब भाई फिर उसके बाद प्रधानमंत्री। क्लियर है? ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस सवाल में बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं आंसर।
ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर बता देते हैं। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना किए थे वह दोस्तों यहाँ पे स्थापना की बात कर रहा है, नौ की गठन किए थे दोबारा। तो दोबारा जो गठन किए थे किसके द्वारा हुआ था? तो वो हुआ था, देखिए सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था रास बिहारी बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने भी किया था, लेकिन सबसे पहले जो स्थापना किया था, ध्यान रखेंगे, रास बिहारी बोस के द्वारा। किसके द्वारा होता? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, है ना। यह जो हुआ था यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। कहाँ पे? कहाँ पे? तो जापान में। कहाँ पे? तो जापान में, टोक्यो में हुआ था। क्लियर रखिएगा इस सब बातों को। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे कहता है किस राज्य की राजा की हत्या बाबर की सेना के द्वारा की गई थी? किस राज्य के राजा की हत्या बाबर की सेना के द्वारा की गई थी? मालवा, मेवाड़, बुंदेलखंड, चंदेरी दुर्ग। तो ध्यान रहे दोस्तों, चंदेरी दुर्ग का युद्ध जो हुआ था, चंदेरी का युद्ध जो था 1528 ईस्वी में। कब हुआ था चंदेरी का युद्ध? 1528 ईस्वी में हुआ था। मुगल शासक बाबर एवं राजपूतों के बीच में लड़ा गया था। तो उसमें दोस्तों चंदेरी दुर्ग का, है ना, राजा की हत्या सेना के द्वारा की गई थी। ऐसे अमूमन जो होते हैं ना वो राजा में लड़ते हैं, सेना में नहीं लड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो हत्या हुई थी वह बाबर के सेना के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है कि भारत में, है ना, मध्य प्रदेश शहर के उज्जैन शहर का पुराना नाम क्या था? तो उज्जैन शहर का पुराना नाम पूछा हुआ है भाई, तो ये याद होना चाहिए, तक्षशिला, अवंतिका, कौशाम्बी या देवगढ़। तो उज्जैन शहर का जो है मेरे भाई वह अवंतिका कहा जाता था पहले। ठीक है, अगर आप लोग लूसेंट वगैरह उठाओगे तो वहाँ पे ये सब लिखा हुआ है ना। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है निम्नलिखित में किसका उत्पादन श्रीलंका में सर्वाधिक मात्रा में होता है? श्रीलंका में सबसे अधिक किस चीज़ का उत्पादन होता है? गेहूं, कपास, चाय या चीनी? तो देखो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है वह चाय किया जाता है। ठीक है, विश्व में, है ना, विश्व में तीसरा स्थान पे चाय पे आता है सर, है ना, चाय। देखो यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि नंबर 1 पे कौन है, लेकिन ये कहा जा रहा है, सफिशियंट कहा जा रहा है कि श्रीलंका का सबसे अधिक उत्पादन क्या है? तो वह चाय है, और विश्व में यह तीसरा नंबर पे आता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस तिथि यानी किस डेट को सूर्य पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है, यानी कि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, सूर्य पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होगा, यानी कि सूर्य के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पृथ्वी पे पड़ेगा, यानी उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 3 जनवरी? सोच समझ के आंसर दीजिएगा सर, बहुत आसान सवाल है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक होती है। ठीक है, काफ़ी नज़दीक होती है, और उस नज़दीक होने को इसे हम लोग उपसौर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और सबसे दूर, अगर मैं बात करूँ कि सबसे दूर कब होता है, तो 4 जुलाई को, 4 जुलाई को दोस्तों सबसे दूर होता है। इस बात को नोट कर लेंगे कहीं पे कॉपी में। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर, है ना, कौन सा शहर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक, हरिद्वार, फिरोजपुर और डिब्रूगढ़, है ना। कौन सा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा शहर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक, हरिद्वार, फिरोजपुर, डिब्रूगढ़। तो आंसर हर एक विद्यार्थी बताएंगे, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोजपुर, पंजाब में दोस्तों सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और आज का ये लास्ट सवाल है, और हर एक क्वेश्चन आप सभी लोग रिपीट करेंगे। ऑल टाइप के जितने क्वेश्चन हैं वो आपके बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लेवल के ही हैं, है ना। भूमि महासागरों का कितना प्रतिशत घिरा हुआ है? 25, 52, 17 या फिर 71? तो सबको पता है सर कि आपको पता है पृथ्वी का 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का 71 हिस्सा जल से ढका हुआ, बाकी क्या है दोस्तों? हमारा पृथ्वी है, यानी भूमि है। ठीक है, बाकी हिस्सा भूमि है और इतना हिस्सा पानी है। तो इसीलिए अंतरिक्ष में देखने के कारण जो होता है पृथ्वी नीला दिखाई देता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे समुद्र यानी पानी की मात्रा ज़्यादा है, समुद्र की पानी की मात्रा ज़्यादा है। क्योंकि देखते हो नदियों का पानी भी जाकर के समुद्र में मिलता है, गंगा जी का पानी समुद्र में मिलता है, समुद्र का पानी तो पीने लायक है नहीं, है ना।
तो उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डीएलएड वाले स्टूडेंट को शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, है ना। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।